हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीआरएबी जो एग्ज़ाम 2025 में होने वाला है उसका नोटिफिकेशन आ गया है। इसमें हम हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। एक्चुअली में कई बच्चों को पता भी नहीं रहता कि आरएबी एग्ज़ाम है क्या। ठीक है, फॉर्म फिलिंग कैसे करना है, उसका फॉर्मेट क्या है, क्या क्या चीज़ें आपको भरनी है, कैसे करके फॉर्म को सबमिट करना है, फॉर्म सबमिट होने का लास्ट डेट कौन सा है। ठीक है, ऑफिशियल जो साइट के ऊपर है। इसके अलावा एग्ज़ाम किस दिन होगा, तो ये सारी चीज़ें अपन बात करेंगे। साथ ही साथ स्टाइपेंड जो है वो अब पहले जैसे बहुत कम रहता था। ठीक है, 17-20 हज़ार ऐसा समथिंग कुछ रहता था, ज़्यादा से ज़्यादा 30 हज़ार तक। अब वो जो है चेंज हो गया है, 54,000 उन्होंने मेंशन किया है। वो सारी चीज़ें अपन ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट है उससे अपन देखेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं तो आज का वीडियो। इससे पहले आप लोग वीडियो देखना शुरू करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ, जो आरएबी एग्ज़ाम है, ठीक है, वो राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के द्वारा एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, जो भी बच्चे प्रैक्टिस फील्ड में जाना चाहते हैं या फिर अपनी प्रैक्टिस को और एक्सपर्ट बनना चाहते हैं अपने किसी भी फील्ड में, ठीक है, तो उनके लिए 1 साल का ये जो है कोर्स होता है। ठीक है, इसके थ्रू आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है उसी स्पेसिफिक, जैसे आप छाड़ सूत्र में करना चाह रहे हो, ठीक है, या कोई बच्चा अग्निकर्म में करना चाह रहा है, तो उसी स्पेसिफिक जो फील्ड है उसके गुरु के पास आपको रह करके वहाँ पे आपको वो 1 साल तक पूरी चीज़ें जो है आपको सीखनी पड़ती है। ठीक है, इस दौरान गवर्नमेंट आपको स्टाइपेंड भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो अभी चेंज हो गया है वहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है 54,000, दिखाऊंगा मैं उसको भी। ठीक है, तो ये होता है 1 साल का आपका होता है। इसके द्वारा आपको कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी जो ये बोल सकते हैं आप उस फील्ड में, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो, जैसे मैंने बोला मर्म चिकित्सा हो गया, छाड़ सूत्र हो गया, अग्निकर्म हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, जिसके लिस्ट उन्होंने दिया हुआ है नीचे में, तो उनमें आप एक्सपर्ट बन जाओगे और 1 साल बाद में आपका कंप्लीट होने के बाद में आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा फंडेड होती है, जो राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ है। ठीक है, उन्हीं की द्वारा ही संचालित एक ब्रांच है जो दिल्ली में स्थित है, उसके द्वारा ये कोर्स कराया जाता है। ठीक है, तो ये ब्रीफ नॉलेज था, इसके और डिटेलिंग मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। बात करते हैं अभी नया नोटिफिकेशन है उसके बारे में। तो प्रेस रिलीज़ उन्होंने कर दिया है, ठीक है, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ का। ठीक है, अब यहाँ पे सीआरएबी का जो एग्ज़ाम है वो कब है, क्या है, ये यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। आप ऑफिशियल साइट के ऊपर भी विजिट करके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे प्रवेश हेतु दिनांक 19 जनवरी 2025 को, रविवार को, ठीक है, नई दिल्ली, पुणे, जयपुर, बेंगलुरु, वाराणसी, त्रिशूल में क्या है, योग्य आयुर्वेद चिकित्सक के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 5 सेंटर बताए गए हैं जिनको आपको चॉइस करने हैं। तो क्या है, आपका नई दिल्ली है, पुणे है, जयपुर है, बेंगलुरु है, वाराणसी और त्रिशूल है। ठीक है, ये हैं आपके सेंटर्स। यहाँ पे आप जो है जा सकते हो एग्ज़ाम दिलाने के लिए। एग्ज़ाम कब होगा, 19 जनवरी को। लिखित परीक्षा होगा, एमसीक्यू बेस्ड ही रहता है। ठीक है, अभी इसमें बात करें कौन कौन जो है एलिजिबल हैं इस एग्ज़ाम को दिलाने के लिए, तो जिनका बीएमएस हो चुके हैं, ठीक है, या जिन्होंने एमडी कर लिए हैं या एमएस कर लिए हैं, ऐसे विद्यार्थी या महाविद्यालय के जो छात्र हैं, ठीक है, उन लोग और एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो उसके लिए ये एग्ज़ाम जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए जो आवेदन है वो आपका कब तक रहेगा, तो आवेदन जो है वो 18 दिसंबर 2024 तक जो है आप डाक के माध्यम से भेज सकते हो, स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हो। आवेदन का फॉर्मेट अपन दिखा देता हूँ मैं, क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे इन्होंने इंग्लिश में मेंशन किया है। मतलब आप जो है 29 से लेकर के 18 दिसंबर तक जो स्पीड पोस्ट की सहायता से ये जो डॉक्यूमेंट है फॉर्म का, ठीक है, वो आप जो है सबमिट कर सकते हो, भेज सकते हो। ठीक है, एग्ज़ाम के लिए। तो ये जो है वो फॉर्मेट है। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको लगेगी वो अपन देख लेते हैं। ठीक है, ये फॉर्मेट आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, सीआरएबी की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा। और जिन बच्चों को अगर अवेलेबल नहीं होगा उन लोग मेरे को इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर देना, मैं उनको ये फॉर्मेट सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या है, अपना फ़ोटो एक चिपकाना है। ठीक है, नीचे में यहाँ पे आपका साइन होना चाहिए। इसके अलावा परीक्षा की वरीयता का केंद्र, ठीक है, वो आपको कौन सा 5 सेंटर है, उसमें 5 सेंटर में से कौन सा सेंटर आपको रखना है। ठीक है, पहले कौन सा सेंटर रखना है, फिर कौन सा रखना है। तो इसमें आपको 1 2 3, जैसे कि कोई बच्चे चाह रहे हैं कि वो दिल्ली में पेपर दिलाए तो इसको 1 रखेगा। अब कोई बच्चा चाह रहे हैं कि वो जयपुर उसका नज़दीक पड़ रहा है तो इसको 1 रखेगा। ठीक है, इस स्टेप से वो जो है अपना प्रेफरेंस भर सकता है। ठीक है,
तो वरीयता का क्रम मतलब जो आपको पहला जो आपका नज़दीकी सेंटर है वहाँ पे आपको 1 करके उसको पहले रखना है, फिर 2 3 ऐसे करके। इसके बाद में इसमें आपको और क्या है, तो आधार कार्ड का नंबर आपको डालना है। ओके, आधार कार्ड के बाद में आपका पैन कार्ड का नंबर है, ठीक है। फिर इसके बाद में आपको जो कैपिटल लेटर है उसमें आपका नाम होना चाहिए इंग्लिश में, ठीक है। इसके बाद में आपके मदर का नाम होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो डिटेलिंग है वो आपको भरना है। फिर उसके बाद में फादर का नाम आपको भरना है कैपिटल लेटर में। फिर उसके बाद में जो सेक्स है वो आपको भरना है। इसके बाद में जो वैवाहिक योग्यता है उसको भी यहाँ पे आपको फिल करना है, अगर आप कोई कैटेगरी से हो, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखना, ये कैटेगरी वाइज भी, क्योंकि यहाँ पे सीट्स रहती हैं, तो कैटेगरी वाइज भी आप अपना कैटेगरी यहाँ पे टिक करके उसको फिल करना है। फिर डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करना है, ठीक है। इसके बाद में 18/12/2024 तक आपका कंप्लीट मतलब आपको कितना एज हो रहा है उसको यहाँ पे आपका मेंशन करना है, ठीक है। 18/12/2024 तक आप अपना डेट ऑफ बर्थ से निकाल लेना, कैलकुलेट कर लेना कितना वर्ष हो रहे हैं, कितना माह हो रहा है, कितना दिन हो रहे हैं, इसको आपको लिखना है, ठीक है। आयु सीमा की जो छूट है वो है तो आपको हाँ डालना है, ठीक है, और नहीं है तो नहीं डालना है, ठीक है। यानी कि आयु सीमा की छूट जैसे कि रिलैक्सेशन किसको मिलता है, जो रिजर्व कैटेगरी है उनको, ठीक है, तो उनको हाँ डालोगे, और जो जनरल है उनको आयु सीमा की छूट नहीं मिलती है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे आपको डालना है आप कौन से, अगर आयु सीमा की छूट है, ठीक है, सरकारी नौकरी है तो ये सारे कॉलम को आपको डालना है, ठीक है। इसमें से टिक करना है कौन सा है, ST SC है, ठीक है, फिजिकल हैंडीकैप है, या फिर गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट सर्विस है, तो ये सारी चीज़ों को आपको टिक करना है। अगर आयु सीमा की छूट है तो यस करना, ठीक है, और यहाँ पर नीचे का जो ब्लॉक है जिस कैटेगरी में आते हो आप वो कैटेगरी को पिकअप करना, ठीक है। फिर इसके बाद में आपका जो परमानेंट स्टेट काउंसलिंग गवर्नमेंट ऑफ डॉक्टर, मतलब यहाँ पे आपका बोला गया है अगर आपने क्या है, आप सरकारी नौकरी हो, ठीक है, तो NOC आपको चाहिए रहेगा, ठीक है। तो NOC जो सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे, इन केस अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो वो लगेगा, ये यहाँ पे बोला गया है। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं हो तो आपको नहीं लगेगा, ये चीज़ यहाँ पे बोला गया है। फिर इसके बाद में वर्तमान पता लिखना है। इसके बाद में आपका ये हिंदी में लिखना है, ऊपर की चीज़ें परमानेंट एड्रेस, ठीक है, पिन कोड, इसको हिंदी में लिखना है और नीचे में आपको इंग्लिश में लिखना है, ठीक है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो है स्थाई पता, तो स्थाई पता को उसको लिखना है ऊपर में हिंदी में, फिर नीचे में इंग्लिश में, ओके। फिर ईमेल ID लिखना है, फिर मोबाइल नंबर। ये सारी चीज़ें होने के बाद में आपका जो शिक्षा है, ठीक है, जैसे कि किसी ने पर्टिकुलरली आपके यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है यहाँ पे, ठीक है, सॉरी यूनिवर्सिटी बोलता हूँ, आपके विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय से या कॉलेज से आपने अपना BAMS कंप्लीट किया है उसका। फिर यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। इसके बाद में कौन सी ईयर में आपने पास किया था, ठीक है, टोटल % कितना बना था, ये आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे सबसे पहले तो सेकेंडरी एजुकेशन है, फिर इंटरमीडिएट है, फिर BAMS है, फिर MS है, ठीक है। तो ये 4 कॉलम दिए गए हैं, तो इनको 4 कॉलम को आपको फिल करना है कि पहला आपको क्या है वही है 10th है, फिर 12th है, फिर इसके बाद में BAMS है, फिर उसके बाद में अगर MDMS है तो ये आपको % इधर लिखते जाना है। यहाँ पे आपका बोर्ड का नेम लिखना है और यहाँ पे उत्तीर्ण हुआ जो ईयर है उसको आपको लिखते जाना है, ओके। फिर इंटर्नशिप जो कंप्लीट हुआ है उसका डेट यहाँ पे आपको मेंशन करना है, ओके। फिर इसके बाद में आपका जो रजिस्ट्रेशन हुआ था, ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे लिखना है और कौन से ईयर में आपका रजिस्ट्रेशन हुआ, ठीक है, उसको आपको यहाँ पे मेंशन करना है। फिर इसके बाद में भुगतान की विधि यानी कि पेमेंट मेथड, यहाँ पे आपको जैसे ऑनलाइन आप पेमेंट किए हो, ठीक है, तो उसको आपको ऑनलाइन पेमेंट का जो मेथड है वो यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। या फिर आप जो है DD बना करके पेमेंट कर रहे हो तो वो चीज़ यहाँ पे किस डेट में पेमेंट किया है, अमाउंट क्या था, ठीक है। इसके अलावा ट्रांजेक्शन संख्या, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पे आपका वही है कि आपने जो भी चीज़ें आपने प्रोवाइड की है या जो भी आपने यहाँ पे एप्लीकेशन में लिखा है वो सारी चीज़ें सत्य हैं, ठीक है। ऐसा करके जहाँ से आप ये चीज़ डिक्लेरेशन कर रहे हो तो यहाँ पे आपका साइन रहेगा, यहाँ पे आपका जहाँ जिस स्थान से आप ये चीज़ को भेज रहे हो या जहाँ से आप ये सब फॉर्म भर रहे हो वहाँ का प्लेस का नेम रहेगा और दिनांक रहेगा, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ आपकी सबमिट करनी है। इसके अंदर कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे, तो यहाँ पे आपका 10th का लगेगा, 12th का लगेगा, ठीक है, BAMS का लगेगा, इंटर्नशिप का लगेगा, मेडिकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा, निवास प्रमाण पत्र लगेगा या ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब कोई एक चीज़ लगेगा, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, जिसमें आपका पता हो, स्थायी पता हो, ऐसा कोई एक आपका डॉक्यूमेंट लगेगा। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो अनापत्ति प्रमाण पत्र लगेगा, ठीक है। इसके अलावा किसी स्पेशल कैटेगरी से आप आते हो OBC SC ST तो उसमें कास्ट सर्टिफिकेट आपका लगेगा,
ठीक है। यहाँ पे सेंट्रल वाला कास्ट सर्टिफिकेट डालना, अगेन मैं बता रहा हूँ सेंट्रल वाला कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, स्टेट वाली नहीं डालनी है, ठीक है। इसके अलावा वही है कि अगर PWD कैंडिडेट है तो उस कंडीशन में उनको सर्टिफिकेट लगेगा। आधार कार्ड का आपको जो है यहाँ पे जो फोटोकॉपी है वो यहाँ पे लगेगा, पैन कार्ड का फोटोकॉपी लगेगा, भुगतान जो आपका रसीद है उसका फोटोकॉपी यहाँ पे आपका लगेगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बोला गया है कि क्या आप अपने प्रवेश पत्र पर केवल व्यक्तिगत विवरण की प्रविष्टि किए हैं, ठीक है। तो अगर आप जो है नीचे में इसका एडमिट कार्ड दिया गया है तो उसमें आप सिर्फ जो चीज़ें हैं जैसे नॉर्मल चीज़ें हैं, जैसे आपका फ़ोटो हो गया, ठीक है, नाम हो गया, ये सारी चीज़ें बस डाले हो, ठीक है। तो यहाँ पे यस करके डालना, ठीक है, कि हाँ मैंने डाला है करके यस करके। और कि आप गूगल फॉर्म ऑनलाइन जमा किए हो तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाता है, ठीक है। जब आप वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो ऑनलाइन गूगल फॉर्म जमा करने का जो है आपको ऑप्शन दिया जाता है, उसके अंदर पेमेंट का ऑप्शन रहता है। तो ऑनलाइन गूगल फॉर्म जमा करना है, ठीक है, सभी बच्चों को। उसके बाद में आपका क्या है, वहाँ पे पेमेंट करने के बाद में उस रिसिप्ट के साथ में ये वाला जो फॉर्म है, ठीक है, वो भी आपको जमा करना है स्पीड पोस्ट की सहायता से, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। फिर आदेशानुसार यहाँ पे बोला गया है, आदेशानुसार सभी क्रमांकों में दिए गए विवरण की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र की छाया प्रति का अवलोकन करें और स्वप्रमाणित करें, मतलब सेल्फ अटेस्टेड आपको करना है सारे जो जितने भी आप डॉक्यूमेंट डालोगे उनको, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे आपका बताया गया है। इसके अलावा वर्तमान स्थायी निवास पता स्वयं प्रमाणित करें, तो वही सभी चीज़ें जितने भी आप डॉक्यूमेंट हैं उसको आपको क्या है सेल्फ अटेस्टेड करने हैं। फिर उसके बाद में आवेदन पत्र को डाक के माध्यम से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से या कुरियर के माध्यम से या सीधा आप जा करके भी जमा कर सकते हो। कहाँ पे, तो राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ धन्वंतरी भवन, मार्ग 66, मार्ग संख्या 66, पंजाबी बाग, नई दिल्ली, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्पीड पोस्ट की सहायता से भेजना है 18 दिसंबर 2024 तक या उससे पहले, ठीक है। ये आपका याद रखना, ये जो है स्पीड पोस्ट की सहायता से आपको ये फॉर्म को भर के भेजना है। पहले गूगल फॉर्म भरना, गूगल फॉर्म के बाद में पेमेंट करने के बाद में वो पेमेंट की रिसिप्ट वगैरह के साथ में इसको आपको भेजना है, ओके। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है। इसके अलावा वही सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह है उसको आपको यहाँ पे लगाना है। अभ्यर्थी को अपना प्रवेश पत्र केवल व्यक्तिगत विवरण भरकर आवेदन पत्र के साथ में भेजना होगा, अर्थात सिवाय आवेदन क्रमांक, अनुक्रमांक एवं परीक्षा केंद्र को भरे बिना, ठीक है। तो ये चीज़ को बस आपको नहीं भरना है, किसको, आवेदन क्रमांक को नहीं भरना है, अनुक्रमांक को नहीं भरना है और परीक्षा केंद्र को नहीं भरना है, बाकी सारी चीज़ों को भर करके भेजना है आप। तो वो यहाँ पे आपका दिया गया है, जैसे कि क्या क्या चीज़ें भरोगे, तो परीक्षा की तिथि आप डाल सकते हो, ठीक है, आपका नाम हो गया, जन्म हो गया, आधार नंबर हो गया, आपका एड्रेस हो गया, ठीक है। इसके अलावा ये कैटेगरी हो गया, जेंडर हो गया, फ़ोटो हो गया, ठीक है, आपका सिग्नेचर हो गया, ये सारी चीज़ें, इतना ही बस आपको भर करके भेजना है, ओके। यहाँ पे आपको परीक्षा केंद्र क्रमांक और परीक्षा केंद्र नाम इनको आपको ले करके भेजना नहीं है, एप्लीकेशन नंबर भी लिख करके भेजना नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है। रोल नंबर वगैरह लिखना नहीं है आपको, ठीक है, रोल नंबर उन लोग लिख के देंगे, अनुक्रमांक। इसके बाद में ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये चीज़ें आपको सिर्फ जो एडमिट कार्ड है उसमें इतना ही आपको फिल करके भेजना है, ठीक है। और केवल जो है आपको जो ब्लू या ब्लैक पेन है उसी को ही यूज़ करना है। तो ये यहाँ पे आपका मेंशन किया गया है। इसके अलावा उत्तर पुस्तिका में कहीं भी, अब यहाँ पे तो इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, सभी उत्तर दे सकते हैं। उत्तर पुस्तिका में कहीं पे भी कुछ अतिरिक्त नहीं लिखना है। ये सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम हॉल के लिए जो डिटेलिंग है वो दिया गया है, तो ये आप डाउनलोड करके पढ़ लेना, ठीक है। अब यहाँ पे इसके डिटेलिंग बताया गया है, जैसे कि कई बच्चों को ये था कि जो ऐसे स्टाइपेंड जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है, तो उसके विषय में यहाँ पे अपन बात करेंगे। और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं वो कोर्स के बारे में थोड़ा नॉलेज दिया गया है, जिनको पढ़ना है उन लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके अंतर्गत गुरु शिष्य परंपरा जो है 20 वर्षों से अधिक का अभ्यास मतलब कराते आ रहे हैं, ठीक है। और इसके अंतर्गत ये आपके कैटेगरी हैं, ठीक है, किस में आप कर सकते हो, तो काय चिकित्सा में, स्त्री रोग में, प्रसूति में, छाड़ सूत्र में, मर्म चिकित्सा में, भग्न एवं अस्थि में, शलाक्य में, शल्य में, ठीक है। तो ये आपका जो है शलाक्य नेत्र रोग, शलाक्य दंत रोग, ये आपके हैं। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, इनके ऊपर आप जो है अपना गुरु जो है अगर आप पास हो जाते हो तो उनको चॉइस करके करना है आपको वहाँ पे, ठीक है। और गुरु चॉइस करने के लिए वही है कि 250 किलोमीटर से दूर के जो गुरु हैं उनको आपको जो है चूज़ करना रहता है जब एग्ज़ाम में आप पास हो जाते हो तो, ठीक है। और इसके लिए आपको यहाँ पे बोला गया है छात्रों को यह समझना चाहिए कि CRAV एक शिक्षण और प्रशिक्षण
पाठ्यक्रम है, न कि नौकरी रोजगार। इसलिए छात्रवृत्ति को वेतन के रूप में नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये जो छात्रवृत्ति है उसे वेतन के रूप में नहीं माना जाएगा। ये छात्रवृत्ति है, ये रोजगार वगैरह प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे आपका मेंशन किया गया है। योग्यता में वही चीज़ है कि 18 दिसंबर 2024 तक आपका इंटर्नशिप अगर कंप्लीट हो गया है, ठीक है, तब जो है आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, BAMS की उपाधि आपने प्राप्त कर ली है, इंटर्नशिप आपका 18 दिसंबर 2024 तक हो जाना चाहिए, तभी आप इसको भर सकते हो। ये क्या है, एलिजिबिलिटी बताया गया है। आयु सीमा यहाँ पे आपका बताया गया है कि अधिकतम जो है जनरल के लिए 30 वर्ष है। ठीक है, और जो रिजर्वेशन में आते हैं, ठीक है, उनके लिए अधिकतम जो है BAMS जो छात्र हैं, ठीक है, जनरल कैटेगरी हैं, उनके लिए 30 वर्ष है। ठीक है, अगर आप 30 वर्ष तक के हैं इस डेट तक तो आप अप्लाई कर सकते हो। और जो MS MD किए हैं उन लोग के लिए जनरल कैटेगरी के 32 वर्ष हैं। ठीक है, और जिन लोग रिजर्वेशन में आते हैं उन लोगों के लिए 5 साल का जो है रिलैक्सेशन है। ठीक है, मतलब 35 ईयर तक उन लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, BAMS किए हैं तो, और अगर PG किए हैं तो उसमें और 5 साल ऐड कर दो। 1 वर्ष का पाठ्यक्रम होगा। और यहाँ पे देखो शिक्षावृत्ति जो है वो आपका 54,737 रुपये प्रति माह दिया जाएगा लगभग। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है कि प्रति माह इतना आपको 54,000 समथिंग कुछ जो है आपको प्रोवाइड होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका मेंशन किया गया है। आरक्षण जो केंद्र सरकार है उसी के अनुसार लगेगा। ये सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। प्रवेश के पूर्व निर्देश, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें निर्देश हैं, ये आप थोड़ा देख लेना। इसमें ऐसा है कि आप बीच में छोड़ भी नहीं सकते। ठीक है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि बीच में अगर आप छोड़ते हो तो इसके लिए आपका पेनल्टी भी यहाँ पे रखा गया है। अब नीचे में है, उसका देख लेते हैं एक बार। ठीक है, प्रवेश की विधि यहाँ पे तो वही है, 100 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, आपको 1 घंटा 40 मिनट का समय मिला जाएगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और 19 जनवरी 2025 को जो है एग्ज़ाम होगा। ठीक है, अपराह्न में यानी कि मॉर्निंग टाइम में 12 बजे से। उम्मीदवार को 11 बजे तक परीक्षा केंद्र में प्रस्तुत होना है। 11:44 को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं रहेगा। ठीक है, ये आपका है जगह नई दिल्ली महाराष्ट्र। ठीक है, पुणे, जयपुर राजस्थान, बेंगलुरु, वाराणसी उत्तर प्रदेश और त्रिशूर ये मिल है। ठीक है, केवल जो है नोटरी से अभी प्रमाणित प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बोला गया है कि चयन किए गए अभ्यर्थियों को स्वयं एक बंध पत्र यानी कि बॉन्ड जो है वो 100 रुपये से, वही है कि यहाँ पे बॉन्ड, जैसे मैंने बोला कि अगर आप बीच में कोर्स को छोड़ते हो तो यहाँ पे बॉन्ड है, तो 100 रुपये का जो स्टाम्प पेपर है, ठीक है, उसमें आपको जो है वो बॉन्ड भराया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे आपका बोला गया। नोटरी से आपको नहीं कराना है, स्टाम्प के ऊपर आपको कराना है। जो राजपत्र अधिकारी जो है, ठीक है, जो क्लास वर्ग 1 में आते हैं, ठीक है, उनके द्वारा जो है वो आपका एफिलिएटेड हो। ठीक है, ऐसे आपका जो स्टाम्प है उसके ऊपर आपको वो बॉन्ड को साइन करना पड़ेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे आपका बोला गया है। और इस पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण लेने और परीक्षा उत्तीर्ण करना शामिल है। शिष्य को प्रशिक्षण के दौरान मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक रिकॉर्ड भेजने होंगे जैसा उनके चयन पत्र में उल्लेखित है। इसके अलावा शिष्य को उपस्थित तथा अपेक्षित अध्ययन रिपोर्ट रिकॉर्ड आगामी महीने की 10वें तारीख तक प्राप्त होने के उपरांत प्रत्येक महीना शिष्य को शिक्षावृत्ति जारी किया जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका बताया गया। और गुरु को पाठ्यक्रम के प्रत्येक दूसरे महीने शिष्य की परीक्षा आयोजन कर उसका मूल्यांकन करना होगा कि वह अंतिम परीक्षा तक पाठ्यक्रम जारी रखने का इच्छुक है अथवा नहीं है। यदि मूल्यांकन संतोषजनक रहा तो शिष्य को पाठ्यक्रम जारी रखने की अनुमति दिया जाएगा, अन्यथा शिष्य को पाठ्यक्रम छोड़ना होगा। 12% ब्याज दर के साथ में शिक्षावृत्ति वापस करनी होगी। तो देखो, जितना आपका शिक्षावृत्ति है, यानी कि आपने देखा स्टाइपेंड जितना था 54,000, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या है, ब्याज जो है 12% ब्याज के साथ में, अगर वो बीच में छोड़ना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसको देना पड़ेगा। अब वो 12% ब्याज के साथ आप देख सकते हो, अगर बीच में आप छोड़ते हो तो। ठीक है, शिष्य की लिखित व मासिक रूप से अंतिम परीक्षा उस स्थान में लिया जाएगा जहां राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ का निर्णय होगा। शिष्य से अपेक्षा किया जाता है कि वे गुरु के अधीन अध्ययन करते समय समुचित अनुशासन बनाए रखें और अपने अध्ययन पर अधिकतम समय लगाएं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपका मेंशन किया गया है। और वही है, यदि शिष्य निर्धारित अवधि में पाठ्यक्रम को पूरा नहीं करता या पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के पूर्व बीच में ही अध्ययन छोड़ देते हैं या विद्यापीठ के नियमों का उल्लंघन करने के परिणाम स्वरूप आरएवी द्वारा उस शिष्यत्व समाप्त कर दिया जाता है,
तो उसके CRAB के प्राप्त शिक्षावृत्ति की संपूर्ण धनराशि 12% ब्याज सहित वापस करनी होगी। अभ्यर्थी पाठ्यक्रम के लिए आवेदन करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि इस शर्त में भी किसी भी मामले में छूट नहीं दिया जाएगा। तो ये चीज़ है 12% ब्याज के साथ में। अगर आप बीच में, अगर कोई भी बच्चे, यही मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा सोच रहे कि नहीं हम ये दो चीज़ें एक साथ कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको प्रॉपर इसी को जा करके पढ़ना पड़ेगा। स्टाइपन ज़्यादा है, अब उस स्टाइपन के साथ में आपको 12% ब्याज के साथ में अगर बीच में छोड़ते हो तो आपको देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, उत्तीर्ण होने वाले जो शिष्य हो उसको निर्धारित परिधान में प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए दीक्षांत समारोह में उपस्थित होना आवश्यक है। ठीक है, तो आपको वही है, बाकी सारी चीज़ें तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, मूल्यांकन विषय वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपका मेंशन किया गया है। ठीक है, कि किस किस आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा, आंतरिक मूल्यांकन, सैद्धांतिक परीक्षा, मोनोग्राफ, ठीक है, विशेष रोगवृत्ति रिपोर्ट, मौखिक परीक्षा, ये सारी चीज़ें आपकी होंगी। तो कैसे कैसे मूल्यांकन होगा वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपके क्राइटेरिया बताई गई हैं। ठीक है, और ये नीचे में आपका वही चीज़ इंग्लिश में लिखा हुआ है, ऊपर का हिंदी में लिखा हुआ है। तो लगभग सारी जानकारी मैंने दे दिया है। फीस जो है वो आपको ऑनलाइन ही सबमिट करना है। ठीक है, और उसका डिटेलिंग आपको जो है जब CRAB की वेबसाइट खोलोगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो रसीद जो है वो आपको क्या है, जैसे आप देखो यहाँ पे फीस, यहाँ पे डिटेलिंग भी दिया गया है। फीस कितने हैं, तो अगर बात करें जो जनरल कैटेगरी हैं, OBC हैं, EWS हैं, ठीक है, तो उनके लिए 2360 रुपये हैं। ठीक है, एक ही बार में आपको जो है शुल्क जमा करना है। ठीक है, और जो ST SC हैं उनके लिए 1180 रुपये हैं। ठीक है, तो 2360 EWS जर्नल एंड OBC कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए, और SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए 1180 रुपये हैं। एक बार जमा किया गया शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं होगा। अभ्यर्थी को हमारी वेबसाइट पर दिए गए लिंक के माध्यम से उपरोक्त शुल्क का भुगतान करना है। अभ्यर्थी को यह भी सुझाव दिया जाता है कि वे रसीद को डाउनलोड करके प्रिंट आउट करने से पहले सफल लेन देन संख्या नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो वही चीज़ आपको भेजना है। ऑनलाइन ही पेमेंट होगा, और ऑनलाइन पेमेंट का ही आपको रिसिप्ट जब आप ये स्पीड पोस्ट की सहायता से भेजोगे तो आपको सेंड करना है। तो ये सारी डिटेलिंग थी जो मैंने बता दिया। ठीक है, और बाकी किसी को और भी कुछ भी अगर डाउट रहा तो इंस्टाग्राम पेज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप मैसेज करके वहाँ पर से अपने क्वेरी पूछ सकते हो। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।